हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में चर्चाएं की थी डाइजेशन के बारे में, तो हमारा वहाँ पे डाइजेशन टॉपिक जो था वो पूरा हो चुका था। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जो हमारा यानी कि पाचन तंत्र के बाद जो हम पढ़ेंगे श्वसन। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे श्वसन की। ठीक है, कि श्वसन क्या होता है, इसमें कितने पार्ट होते हैं, श्वसन तंत्र क्या होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारा क्या है। ठीक, तो इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हमने कल पढ़ लिया था, यानी कि डाइजेशन हमने पढ़ा था कि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स थे हमारे, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स थे, अमाइनो एसिड थे, वसा थी, जितना भी हमारे भोजन का जो पार्ट होता था उसका सभी का डाइजेशन हो गया था। और हमने पढ़ा था कल कि जो भी यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स थे, जैसे कि सुक्रोज, जो भी सुक्रोज थे या माल्टोज, फ्रुक्टोज, इन सभी का आंशिक रूप से पाचन यानी कि डाइजेशन हो चुका था और ये सभी किसमें परिवर्तित हो गए, ग्लूकोज में। सभी के सभी किसमें परिवर्तित हो गए, ग्लूकोज में। जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स था इसका सबसे लास्ट जो कहेंगे आपकी यानी कि पूरा डाइजेशन होने के बाद इसका जो बचता है वो किस में बचता है, किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज के रूप में होता है। अब हमने पढ़ा था कि जो हमारा वसा यानी कि फैट था ये किसके रूप में बचा था, यानी कि ग्लिसरॉल के रूप में बचा था, ग्लिसरॉल के रूप में बचा था। और इसके बाद जो हमारा अमाइनो एसिड था, अमाइनो एसिड यानी कि अमाइनो पेप्टिडेज की एंजाइम से इसका डाइजेशन हुआ था। और ये भी मुख्य रूप से यानी कि अमाइनो एसिड भी किसमें टूटा है, प्रोटीन में। प्रोटीन से कह सकते हैं, प्रोटीन के छोटे छोटे अणु जो हमने पढ़े पेप्टोन्स में। ठीक, तो यहाँ पर ये समझना है आपको कि बेसिकली जो पूरा डाइजेशन हो चुका था यानी कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज के रूप में, पूरा ग्लूकोज के फॉर्म में हम इसको क्या करते थे, कलेक्ट करके यानी कि संग्रहित करके हमारी बॉडी इसे रखती है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि श्वसन में हमें क्या पढ़ना है कि जो ग्लूकोज होता है यानी ग्लूकोज होता है इसी का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ग्लूकोज का ही ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण होता है, जिसमें से बहुत सारी एनर्जी यानी कि ऊर्जा निकलती है। उसी एनर्जी को हम अपने कार्य करने के रूप यानी कि कहीं भी हमें जो कार्य करना होता है इसी एनर्जी का उपयोग करते हैं, इसी ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं। तो देखें कि ग्लूकोज जो होता है यानी हमने कहा कि श्वसन में क्या होता है, अभी इसे डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हमने यानी बेसिकली हमने समझा कि जो डाइजेशन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ था यानी ग्लूकोज लास्ट उसका फॉर्म था, फॉर्मेशन होने के बाद यानी कि ग्लूकोज था। और ग्लूकोज से ही हमने कहा अभी कि क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज से ही एनर्जी हमें प्राप्त होती है। तो जो ग्लूकोज से एनर्जी हमें मिलती है वह क्रिया जो होती है, ऑक्सीडेशन की क्रिया जो होती है वह जो पूरी होती है वह कोशिका के अंदर होती है। यानी कि अभी हम इसे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। पहले थोड़ा समझिए कि जैसे मान लीजिए ग्लूकोज C6H12O6, जो ग्लूकोज होता है इसका ऑक्सीडेशन होता है कहाँ पे, कोशिका में। ठीक है, कोशिका में जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो यह पहले परिवर्तित होता है पायरुवेट में, यानी कि पायरुविक एसिड के दो यानी कि टू फॉर्म में ये परिवर्तित होता है। पायरुविक एसिड में टू रूप से परिवर्तित होता है, कह सकते हैं टू फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद इस पायरुवेट का फिर ऑक्सीडेशन होता है, उसके बाद इस पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है जिसे हम पढ़ेंगे तीन तरीके से। ठीक है, यानी कि तीन तरीके से पढ़ेंगे। देखते हैं तीन तरीके से कौन सा है। पहला जो होता है यानी कि कहीं पर भी यदि पायरुवेट का ऑक्सीडेशन हो रहा हो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अगर कहीं पर भी आप कहेंगे पायरुवेट यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा हो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है
तो यह किस में परिवर्तित होता है? एथेनॉल में। किसमें परिवर्तित होता है? इथेनॉल में परिवर्तित होता है। और उसके साथ साथ इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और इसमें से कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है, बहुत कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा देखते हैं कि इसी ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कह सकते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो यह ग्लूकोज के एक अणु जब टूटता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, कुछ मात्रा में H2O यानी कि वाटर भी रिलीज होता है। और इस एक ग्लूकोज के अणु के टूटने से, कह सकते हैं एक ग्लूकोज के अणु के फ्रेगमेंट से जो इसका फ्रेगमेंटेशन होता है, टूटता है, उसमें से काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। और जो ये ऊर्जा होती है ये हम इसे एकत्रित करते हैं एटीपी के फॉर्म में। किस रूप में इसे एकत्रित करते हैं? एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में हम इसे कलेक्ट करते हैं। अगर आप इसी एटीपी को देखेंगे, अगर कैलोरी ऊर्जा में इसे बदलेंगे तो लगभग ये 38 एटीपी अणु जो होते हैं, एक ग्लूकोज के अणु के टूटने से 38 एटीपी के अणु का फॉर्मेशन होता है। और अगर आप इस 38 एटीपी को कैलोरी यानी कैलोरी में चेंज करेंगे तो ये लगभग 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है हमें। कहीं कहीं पे किसी बुक में 673 भी दिया रहता है। ठीक है, तो 673 भी किसी बुक में कभी दिया रहता है। अगर आप यहीं से इसे निकालेंगे 38 एटीपी के अणुओं से 686 लगभग 686 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। इसी ऊर्जा का उपयोग हम करते हैं अपनी लाइफ, यानी कि जो भी हमारी जीवन की क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाएं होती हैं, उनके रूप में जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए इसी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो कब होता है ये? जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तब। ठीक, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो गया, जिससे क्या बनेगा? आपका एथेनॉल बनता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से भी रिलीज होती है। दूसरा होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, H2O, और काफ़ी भरपूर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, तीसरा देखते हैं जब ऑक्सीजन का अभाव होता है, यानी कि ऑक्सीजन के अभाव का मतलब ऑक्सीजन होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है, कम होती है। तब जब ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है तब जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है यानी ऑक्सीकरण होता है, उसमें से फॉर्मेशन होता है लैक्टिक अम्ल का। किसका फॉर्मेशन होता है? लैक्टिक अम्ल का। और वहां पे जो ऊर्जा निकलती है वो लगभग 2 एटीपी निकलती है। कितनी? 2 एटीपी के रूप में निकलती है। यहाँ पे कितनी? 38 एटीपी रिलीज हो रही है, यहाँ पे सिर्फ 2 एटीपी रिलीज हो रही है। तो जब देखेंगे आपकी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? अभाव हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन क्या कम है वहां पे। अगर जहां पर ऑक्सीजन कम होगा तब अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा हमें प्राप्त होती है और वहां से रिलीज होता है लैक्टिक अम्ल। इसका एक सीधा सा उदाहरण होता है कि जब कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है वह काफ़ी तेज कार्य करता है, यानी कि काफ़ी तेज कार्य करता है, उसकी मांसपेशियों में क्या होती है? जब अधिक कार्य करेगा तो उसकी मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है। तो थकावट जो महसूस होती है इसी लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने से होती है। क्योंकि जब आप जल्दी मान लीजिए कोई कार्य करेंगे तो आपकी ब्रीदिंग बढ़ेगी, यानी कि ब्रीथिंग क्या होगी? बढ़ेगी, यानी कि श्वास दर आपकी क्या होगी? बढ़ेगी। श्वास दर जब बढ़ेगी तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है और उस ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ही क्या होता है? यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और ग्लूकोज पूर्ण रूप से ऑक्सीडेशन ना होकर के किसमें परिवर्तित हो जाता है? लैक्टिक अम्ल। और यही लैक्टिक अम्ल क्या होता है? मांसपेशियों में धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है, जिससे कि हमें क्या होती है? थकान महसूस होने लगती है। तो इस तरह से क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे
तीन प्रकार से हमने पढ़ा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन के अभाव में। कहाँ पे कैसे होता है वो है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है वो कहाँ पे होता है, कोशिका में कहाँ पे होता है। तो मान लीजिए दरअसल ये कोशिका है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं जो मैंने नहीं बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली नहीं हमें जानना है, कुछ चीज़ें जानना है, इसलिए बस थोड़ा। तो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, मैंने बताया कि वो कहाँ पे होता है, कोशिका में। और कोशिका के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर ही एक संरचना होती है, एक कोशिकांग ही होता है, ऑर्गेनेल्स होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होता है, जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारी जो कोशिका की, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारी जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही पूर्ण होता है, ठीक है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ, कोशिका का क्या कहा जाता है, पावर हाउस, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल। तो क्यों इसे कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा ऊर्जा का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो हमारा, यानी कि हमने बताया कि ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है, वहाँ पे जब होता है ऑक्सीडेशन में एक टाइप पढ़े थे हम कि वहाँ पे ऑक्सीजन का अभाव यानी ऑक्सीजन की कमी थी। तो ये जो ऑक्सीजन की कमी में, ऑक्सीजन की अभाव में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ना होकर के साइटोप्लाज्म में होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ पे होता है, कोशिका द्रव्य में। और जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है वो होता है हमारा कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं ये सारी चीजें इसी माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ग्लूकोज का कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, सॉरी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होगी, ठीक। अब देखते हैं, हम बात करते हैं श्वसन की। यानी कि टाइप ऑफ रिस्पायरेशन देखते हैं क्या होते हैं। बेसिकली यहाँ पर बहुत डीपली नहीं जा रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ रिवीजन करना है। तो अब जैसा कि हमने हेडिंग डाला श्वसन क्या होता है, ठीक, रिस्पायरेशन क्या होता है। तो अगर आपसे सिर्फ श्वसन की बात की जाए, आपसे सिर्फ श्वसन की बात की जाए, यानी कि एक श्वसन होता है, एक होता है श्वासोच्छ्वास, ठीक है, एक रिस्पायरेशन यानी कि ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन, इनमें दोनों में फर्क होता है, दोनों में बहुत ही डिफरेंट होता है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर श्वसन की बात की जाए, आपसे रिस्पायरेशन की बात की जाए, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोशिका के अंदर होता है, कोशिका के अंदर होता है, यानी कोशिका के अंदर कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन होता है, जैसे मान लीजिए कोशिका के अंदर होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिका के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है, तो इसलिए इसे ही कहा जाता है कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रिस्पायरेशन। अभी हम पढ़ेंगे इसे आगे, ठीक है, कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। और जो श्वासोच्छ्वास होता है, यानी कि ब्रीदिंग होती है, हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, वो सिर्फ श्वास लेने की दर होती है, यानी कि हम जो श्वास लेते हैं उसे हम क्या कहेंगे, श्वासोच्छ्वास। वो कोई कोशिका के अंदर नहीं होती, ना ही उसमें कोई ऊर्जा निकलती है, ना कोई एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन यहाँ पर जो कोशिकीय श्वसन होता है, इसमें से क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि सॉरी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, और उससे भरपूर मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिससे हम उसी ऊर्जा का उपयोग करते हैं अपने जीवन की क्रियाओं को संपन्न करने में। तो जो श्वसन होता है, इसकी अगर डिफिनीशन आप लिखेंगे तो उसकी तरह से नहीं लिखे जो अब आप सांस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, या
ऑक्सीजन ले रहे हैं तो इस तरह से लिख दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना और ऑक्सीजन लेना, ये हमारा रिस्पायरेशन है यानी कि श्वसन है। नहीं, इस तरह से नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना है यहाँ पे कि कुछ यानी कि मान लीजिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और उस ऑक्सीकरण से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे हम अपने जीवन की जैविक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। तो ये इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। तो ये श्वसन में यानी कि रिस्पायरेशन में हम पढ़ेंगे। अभी डिटेल्स पढ़ते हैं, अब थोड़ा सा जान लेते हैं बेसिकली श्वसन के प्रकार, देखते हैं थोड़ा सा कुछ, यानी कि श्वसन के प्रकार। मान लीजिए अगर बेसिकली देखा जाए आपका तो रिस्पायरेटरी टाइप आप 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है वायवीय श्वसन, ठीक, और दूसरा जो होता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन और एनेरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक, एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। इसे पहले अभी हम पढ़ भी चुके हैं, देखिए आपको फिर से याद दिलाते हैं कि वायवीय श्वसन क्या होता है। वायवीय यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन, जहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, जहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति हो यानी कि ऑक्सीजन की क्या हो, प्रेजेंसी हो, वहां पर उसे हम क्या कहेंगे, वायवीय श्वसन। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में डिफरेंट बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते हैं, वैसे बताने की जरूरत नहीं है, जो नहीं जानते फिर से जान लीजिए कि बेसिकली यहाँ पर आपके एग्जाम के आधार पर ही ये सारी चीज़ें रिवीजन करवाई जा रही हैं, जो कि मुख्य हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। तो और बहुत ज़्यादा बेसिकली नहीं बताया जा रहा है। तो आप देखेंगे हमने बात कर रहे थे हम वायवीय श्वसन की। तो वायवीय श्वसन क्या होता है कि वायवीय श्वसन वहां पे होगा जहां पर क्या होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंसी होगी, यानी कि ऑक्सीजन उपस्थित होगा, वहां पर होगा वायवीय श्वसन। और जहां पर ऑक्सीजन नहीं उपस्थित होगा वहां पर क्या होगा, अवायवीय श्वसन। यानी कि जैसे मान लीजिए, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, अगर आप इन दोनों में डिफरेंट लिखना चाहें तो मान लीजिए एक तरफ लिख सकते हैं वायवीय श्वसन और दूसरी तरफ लिखेंगे अवायवीय श्वसन, ठीक। तो वायवीय श्वसन पहला डिफरेंट इसमें क्या होता है, अभी जैसे हमने पढ़ा था उसमें पहले पढ़ चुके थे, ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पढ़े थे। तो उसी की बेस पर हम इसे दोनों क्या करते हैं, इसमें बहुत सारी तुलनाएं कर सकते हैं, बहुत सारे अंतर देख सकते हैं। देखिए पहला अगर मान लीजिए हम बात करेंगे वायवीय श्वसन में सबसे पहला है, तो आप क्या लिखेंगे, इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। अब वहाँ पे इसी तरह से नहीं लिख देना, ठीक है, आपको पूरा लिखना है कि वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित होता है और अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा क्या लिखेंगे, मान लीजिए वायवीय श्वसन। अब देखिए वायवीय श्वसन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और जो अवायवीय श्वसन होता है, एक प्रकार से इसे अवायवीय श्वसन को एक नाम से और जाना जाता है, आप लोग सुने होंगे
किण्वन के नाम से, यानी कि फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन के नाम से, यानी कि अवायवीय श्वसन वहां पे होगा क्या, कोशिका से बाहर होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंसी नहीं होती है। यानी कि किण्वन की एक क्रिया क्या है, इसी विधि के द्वारा बहुत सारे इथेनॉल एल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे देखे होंगे इसमें अधिकतर प्रयोग किया जाता है ईस्ट का, वहाँ पे ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे, अवायवीय श्वसन में, यानी कि फर्मेंटेशन की क्रिया में भी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तीसरा देखेंगे वायवीय श्वसन में, आप देखे कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता था तो इसमें से इसका जो लास्ट उत्पाद हमें मिलता था वो ऊर्जा के रूप में होता था, ऊर्जा के रूप में होता था, और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि वाटर। इसमें अगर तीसरे की बात करें, इसका लास्ट उत्पाद क्या था, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी। अब देखिए आप एक चौथा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि इसमें क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, और यहाँ पे ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, यहाँ पे ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, यहाँ पर ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, ठीक है। अगर पांचवें पॉइंट की बात करें आप, पांचवें पॉइंट की बात करें आप कि मान लीजिए जैसे किसमें, जैसे उदाहरण ले सकते हैं, इसमें हम एग्जांपल किसमें होता है ये, तो आप कहेंगे सभी जंतु में, लिख सकते हैं सभी जंतुओं में। और ये क्या होता है, एक कोश की जीव में, एक कोश की जीव में, ठीक। तो इतने सारे अंतर बहुत सारे लिख सकते हैं आप कि वायवीय श्वसन क्या होता है और अवायवीय श्वसन क्या होता है। इसमें से जो मेन है ये आपका कोशिका, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंसी है और ऑक्सीजन की एब्सेंटी, यानी कि ऑक्सीजन उपस्थित होता है इसमें, और इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रियल कोशिका के अंदर होता है। ये कहाँ पे होगा, आपका ईस्ट के द्वारा इसको किया जाता है, ठीक है, यानी कोशिका के बाहर हुए। इतने सारे अंतर आपके हो गए वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में, यानी कि वायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन क्या होता है, ये हो गया। अब देखते हैं अब यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना के आप लोगों को नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम ऐसे आप लोगों का बना हुआ है, आप उससे पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर आप लोग कहेंगे कि सर डायग्राम बना के समझाइए ज़्यादा समझ में आएगा, तो डायग्राम बना के भी मैं समझा सकता हूँ। बेसिकली अगर आपको समझ में आ रहा है तो डायग्राम बनाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, आपके पास डायग्राम बना हुआ है, आप उस डायग्राम से पढ़ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर हमें डायग्राम से समझाइए, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम का आपका डायग्राम बना के आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा है, कंटिन्यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।